कर रहे हैं ये। ऑल राइट, तो इफ यू रिमेम्बर लास्ट लेक्चर में वी कवर्ड वेरियस सिंथेसिस टेक्निक्स, जिसके अंदर हमने कुछ पोरस मेम्ब्रेन की टेक्निक्स डिस्कस की थी, और जो बाकी हैं वो हमने नॉन पोरस की थी। और नॉन पोरस की जो टेक्निक्स हैं वो हमने सारी वो कवर की थी, जिसमें हम किस तरह की मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, एसिमेट्रिक और कंपोजिट। कंपोजिट, हाँ, हमने सारी कंपोजिट मेम्ब्रेन्स एक्सेप्ट इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज हमने स्पिन कोटिंग को भी डिस्कस किया, वी कवर डिप कोटिंग, इंटर प्लाज्मा पॉलीमराइजेशन, ऑल थ्री मेजर टेक्निक्स दैट आर यूज्ड। आज हम दो टेक्निक्स को कवर करेंगे। द फर्स्ट टेक्निक दैट इज यूज्ड टू मेक asymmetric or porous membranes, and the second technique that we will cover is interfacial polymerization, जिसको यूज किया जाता है टू मेक कंपोजिट मेम्ब्रेन्स, थिन फिल्म कंपोजिट मेम्ब्रेन। फेज इन्वर्जन, आप में से कुछ लोग इसके ऊपर काम कर चुके होंगे या कर रहे होंगे। सो फेज इन्वर्जन जो है, इट इज अ प्रोसेस। इसकी बेसिक जो डेफिनेशन है, फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है, ये कौन सा प्रोसेस है मेम्ब्रेन सिंथेसिस का? इट इज अ प्रोसेस इन विच we transform a polymer from a liquid to a solid state. So what happens, we have a polymers usually किस फॉर्म में होते हैं? Naturally occurring polymers solids में होते हैं। They can be in the form of flakes, powders, gels even. They can have different morphologies or shapes. So first of all, what we do, we make a solution of a polymer using an appropriate solvent. अब ये जो materials वाला section था, वो आप थोड़ा सा याद करो कि molecular weight of the polymer would be very important। हाँ, वो depend करेगा, जितना ज्यादा molecular weight होगा उतनी ज्यादा उसकी solubility, points of entanglement ज्यादा होंगे with the solvent, interaction ज्यादा होगी, eventually उसकी solubility ज्यादा होगी। तो सबसे जो पहली चीज है फेज इन्वर्जन की, वो ये है कि हमारे पॉलीमर सिलेक्शन ऐसी होनी चाहिए बेस्ड ऑन ऑल द प्रॉपर्टीज दैट वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड, बट द पॉलीमर शुड बी सॉल्युबल एज वेल इन वैरायटी ऑफ सॉल्वेंट्स। मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे पॉलीमर हैं जो कि बहुत लिमिटेड उनकी सॉल्युबिलिटी होती है। मिसाल के तौर पे पीटीएफपी, जो टेफ्लॉन होता है, या इवन रबर्स जो होते हैं, पीडीएमएस, नाइट्राइल ब्यूटाइल रबर, एसपीआर, एनबीआर, ये जितने भी पॉलीमर्स होते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी बड़ी लिमिटेड होती है। ड्यू टू दिस रीजन वी कैन नॉट से कि वी कैन use this process for each type of polymer. There are generally this process is used, I don't know if I can say कि किसी भी रबरी पॉलीमर पे नहीं हो सकता है, लेकिन what generally we can say कि this process is used for glassy polymers. जितने glassy polymers हैं generally we can, because they have good solubility with a number of solvents, so they fulfill the first criteria that is making a polymer solution, and then we transform in a control way this liquid solution to a solid state, या अगर हम मेम्ब्रेन्स की टर्म में बात करें तो वी ट्रांसफॉर्म अ लिक्विड सॉल्यूशन टू अ सॉलिड फिल्म और अ मेम्ब्रेन। तो एक लिक्विड को हम सॉलिड फिल्म की तरफ कन्वर्ट करते हैं। फेज इन्वर्जन की बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और आपकी बुक के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ मैंने सिर्फ दो टाइप्स लिखी हैं जो कि हम यूज करते हैं यहाँ लैब में, लेकिन देर आर वेरियस टाइप ऑफ फेज इन्वर्जन। दो मेजर अगर हम इसको कैटेगरी में क्लासिफाई करें तो वन इज डिफ्यूजन इंड्यूस्ड फेज इन्वर्जन, जिसमें थ्रू सम सॉर्ट ऑफ डिफ्यूजन, पॉलीमर डिफ्यूजन या सॉल्वेंट डिफ्यूजन, उनकी वजह से फेज इन्वर्जन होती है। एंड द सेकेंड इज टेम्परेचर इंड्यूस्ड फेज इन्वर्जन, जिसमें हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को क्वेंच करके बहुत फास्ट एब्रप्ट वे में उसको कूल डाउन करके उसको सॉलिडिफाई करते हैं फ्रॉम लिक्विड। जिस तरह आपको पता है लिक्विड्स की सॉलिडिफिकेशन होती है व्हेन वी डिक्रीज देयर टेम्परेचर। अब जो डिफ्यूजन इंड्यूस फेज इन्वर्जन है, इसके अंदर डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं। मिसाल के तौर पे
वेपर इंड्यूस्ड फेज इन्वर्जन, नॉन सॉल्वेंट इंड्यूस्ड फेज इन्वर्जन जिसको हम वेट फेज इन्वर्जन भी कहते हैं। इसी तरह ड्राई फेज इन्वर्जन भी होती है जिसके अंदर आप में से कुछ लोग उसको यूज करते हैं। हम ड्राई फेज इन्वर्जन इज सिंपली हम क्या करते हैं, एक लिक्विड पॉलीमर सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें से जितना सॉल्वेंट है उसको हीट करके इवेपोरेट कर देते हैं। एज अ रिजल्ट वी एंड अप विद अ मेम्ब्रेन फिल्म। जब सॉल्वेंट चला जाएगा तो उसके पीछे एक सॉलिड फिल्म बच जाती है। तो आज जिस हम प्रोसेस को डिस्कस करेंगे जो कि सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है इंडस्ट्री में भी, लैब स्केल में भी और हमारी लैब में भी, दैट इज नॉन सॉल्वेंट इंड्यूस्ड फेज इन्वर्जन। इट इज also called wet phase inversion. It is also called immersion precipitation. नाम से ही जाहिर हो रहा है कि दिस फेज इन्वर्जन इज इंड्यूस्ड बाय a non-solvent, yeah, in this phase inversion we carry out immersion of a solution followed by precipitation of into solid form. Precipitation आपको पता है हमेशा we end up with a solid जब एक solution की हम precipitation करते हैं। फेज इन्वर्जन एक बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको हम थोड़ा कोशिश करेंगे आसान अल्फाज में समझने के लिए, लेकिन आई मे नॉट बी रॉन्ग इफ आई से कि अभी तक फेज इन्वर्जन को कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं किया जा सका। बहुत ज्यादा पिछले 15 20 25 बल्कि प्रोबेबली इवन मोर जब से जो सूर्यांजन वाला जो मैंने आपको बताया था, जब से वो ब्रेक थ्रू हुआ तब से इसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन स्टिल आपको पेपर्स मिलेंगे अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ फेज इन्वर्जन। अभी भी आप कीवर्ड्स अगर सर्च करोगे अभी भी डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर लोग काम कर रहे होंगे फेज इन्वर्जन की। उसकी रीजन ये है कि सिंस दिस प्रोसेस इज नॉट फुली अंडरस्टूड, दैट्स व्हाई जब मैंने आपको बात की थी कि हम इनऑर्गेनिक मेम्ब्रेन्स को प्रेफर करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव हायर परमेबिलिटी एंड हायर सेलेक्टिविटी। Why? Because since we cannot really control phase inversion process and understand it, that's why we cannot make very highly permeable membranes जिनके सारे pores एक ही तरह के हों और बहुत ज्यादा porous हों। हमेशा जब भी हम मेम्ब्रेन बनाते हैं और उनको सैम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, वी सी कि कुछ पोर्स जो हैं दे आर वेरी वेल डिफाइंड, कुछ कुछ फिंगर लाइक पोर्स हमें नजर आते हैं, कहीं हमें स्पॉन्जी स्फेरिकल पोर्स नजर आते हैं, कहीं पे हमें मैक्रोवाइड्स जो एक लार्ज डायमीटर के वीक स्पॉट्स होते हैं वो नजर आते हैं। अक्सर मेम्ब्रेन में हमें टॉर्चुइसिटी बड़ी बुरी नजर आती है। मिसाल के तौर पे अगर इस तरह की एक मेम्ब्रेन है तो व्हाट वी सी कि ऐसा नहीं है कि ऊपर से नीचे तक पोर्स ही पोर्स होते हैं, उनके अंदर इस तरह के शेप होती है कि आफ्टर सर्टेन टाइम सर्टेन लेंथ द पोर क्लोजेस, कहीं पे इस तरह के स्पेरिकल पोर्स होते हैं। सो देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द मेम्ब्रेन्स दैट वी प्रोड्यूस बाय फेज इन्वर्जन। उसकी एक जो सबसे बड़ी रीजन है वो ये कि दिस प्रोसेस इज डिपेंडेंट ऑन टू मेजर पैरामीटर्स या मैकेनिज्म्स आई वुड से, जो कि हर मेरे ख्याल में जो भी केमिस्ट्री या केमिकल इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल है, इट इज आइदर काइनेटिक डोमिनेंट, उसके अंदर डिफ्यूजन मैस ट्रांसफर वो डोमिनेट होता है, या उसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड प्रोसेसेस होते हैं, सोलबिलिटी बेस्ड प्रोसेसेस होते हैं। लेकिन फेज इन्वर्जन प्रोबेबली एक वाहिद ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स दोनों बराबर तकरीबन बराबर बराबर रोल प्ले करती हैं। यानी कि मैस ट्रांसफर एक चीज की, डिफ्यूजन दैट आल्सो इज इम्पोर्टेंट, और उसकी सोलबिलिटी, पॉलीमर का इंटरेक्शन विद द सॉल्वेंट, पॉलीमर की कितनी सोलबिलिटी है। जब वो नॉन सॉल्वेंट में, अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्रोसेस को, जब वो नॉन सॉल्वेंट में पॉलीमर जाता है तो नॉन सॉल्वेंट के साथ उसका इंटरेक्शन, सॉल्वेंट और नॉन सॉल्वेंट का इंटरेक्शन। तो इसके अंदर तीन, अगर मैं इफ आई कैन से, देयर आर इट्स अ थ्री पिलर अप्रोच, जिसके अंदर हमारे पास पॉलीमर भी होता है, हमारे पास सॉल्वेंट होता है इस सिस्टम में, और हमारे पास नॉन सॉल्वेंट। तो इन तीनों की इंटरेक्शन, पॉलीमर डोमिनेंट है, पॉलीमर लीन है, पॉलीमर रिच है, सॉल्वेंट जो हमारा प्रोसेस इस तरफ जा रहा है, सॉल्वेंट से नॉन सॉल्वेंट की तरफ जा रहा है, पॉलीमर से डायरेक्टली नॉन सॉल्वेंट की तरफ जा रहा है। तो ये एक बड़ा कम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके थ्रू सारी हमारी थर्मोडायनामिक्स डिपेंड करती है। आज हम इस लेक्चर में जो जिसके ऊपर ज्यादा हम एम्फेसिस हमारा होगा वो हम काइनेटिक्स की बात करेंगे, बिकॉज
अगर हम काइनेटिक्स को समहाउ कंट्रोल कर लें तो वी फील वी कैन मेक आवर डिजायर्ड टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। इनको हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। थ्रू फेज इन्वर्जन वी कैन मेक बोथ फ्लैट शीट, जो कि हमारी लैब में आप देखते होगे जस्ट लाइक अ पेपर, एक फ्लैट मेम्ब्रेन हम बनाते हैं। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो मेक हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन्स। हॉलो फाइबर एक कॉन्फ़िगरेशन होती है मेम्ब्रेन्स की, जिसको हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन जस्ट लाइक अ फाइबर, हॉलो फाइबर जस्ट लाइक दिस फाइबर, जिसके अंदर हम ये करते हैं कि अगर मैं इस फाइबर को कट कर दूं तो ये अंदर से हॉलो होगा, जस्ट इज्यूम। तो वो जो हॉलो है एरिया, उसके अंदर हमारा फ्लूइड पास करता है, और ये जो बाहर इसके जो इसकी सरफेस है, वहां से जो हमारा परमिएट है वो बाहर निकलता है, और जो रिटेंटेट है वो अंदर ही दूसरी तरफ से बाहर निकल आता है। So through phase inversion, it is probably the only technique by which we can make flat sheet and hollow fiber membranes, and we can make all sorts of membranes for all applications: microfiltration, ultra, nano, reverse osmosis, gas separation, pervaporation, हर तरह की membrane बना सकते हैं until and unless हमारा जो polymer है वो selection से ही हो। It is soluble in a number of solvents and be it can precipitate in non-solvents. So through this process we get multiple outputs. We get porous membranes and we get non-porous membranes. We get spongy structures, we get microvoids or finger-like pores. We can get high separation, we can get very high separation, we can get very low separation. By using one polymer, if the polymer is correct, if the choice is correct, we can subject the same polymer to gas separation, pervaporation, reverse osmosis, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, माइक्रोफिल्ट्रेशन। ठीक है, कितना मैजिकल प्रोसेस है कि हम एक कोई पॉलीमर, पॉलीइमाइड अगर हम ले लें, तो पॉलीइमाइड से हम थोड़ा सा हम प्रोसेस चेंज करते हैं, हम गैस सेपरेशन की मेम्ब्रेन बना लेते हैं। सेम पॉलीमर, सेम सॉल्यूशन, उससे हम माइक्रोफिल्ट्रेशन, जो कि बहुत डिफरेंट मेम्ब्रेन्स हैं, बट स्टिल वी आर एबल टू मेक इट। अब जी जी, हाँ 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 हाँ, दो, अगर हम दो मेजर करेक्टराइज करें, क्लासिफाई करें फेज इन्वर्जन को, तो एक टेम्परेचर इंड्यूस्ड है और एक डिफ्यूजन इंड्यूस्ड। टेम्परेचर इंड्यूस्ड में तो हम सिंपल करते हैं, क्वेंच कर लेते हैं बहुत फास्ट ना सॉल्यूशन को, और उसको सॉलिडिफाई कर लेते हैं। ये जो आज हम डिस्कस करेंगे, जो मैं बात कर रहा था, इट इज डिफ्यूजन इंड्यूस्ड, बिकॉज काइनेटिक्स, हाँ वो उसकी टाइप से बिल्कुल। तो डिफ्यूजन इंड्यूस्ड की आगे जो हैं वो दो पैरामीटर्स हैं, टाइप्स नहीं कह सकते, वो उसके दो मैकेनिज्म्स हैं। हाँ, अच्छा, नाउ हाउ द फेज इन्वर्जन टेक्स प्लेस। आज हमारा ये मल्टीमीडिया भी ठीक है, इसकी मुझे वो जो कल कल प्रॉब्लम कर रहा था वो चीज समझ आ गई है, तो आई विल आल्सो शो अ स्मॉल क्लिप एज वेल। और दूसरा हम लैब के अंदर भी आप लोग देख चुके होगे या देखोगे। तो व्हाट हैपेंस इन फेज इन्वर्जन, पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद एक हम छोटा सा वीडियो क्लिप देखेंगे। So the first step is we make a polymer solution. So we take our polymer, that is the correct polymer for phase inversion, and we add solvent, and then we stir it until a homogeneous solution is made. Then what we do, we coat a support, or let's say on some surface, which can be glass, which can be metal. We coat this solution on top of a support. आपको याद है लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि इस तरह की ट्रेज होती हैं, जिसके अंदर, जिसकी और सरफेस के ऊपर जब हम उसको रखते हैं तो दरमियान में कुछ माइक्रोमीटर स्पेस होती है। तो जब ये हम सोल्यूशन बना लेते हैं और इसको स्प्रेड करते हैं इस ट्रे से, तो जितना इन दोनों के दरमियान गैप होता है, उतनी ज्यादा हमारी थिक फिल्म बन जाती है। अभी आज या कल हमारे पास ना एक ट्रे आएगी, जो आप लोग उसको देखना। उसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि आई थिंक 50 माइक्रोमीटर, 100 माइक्रोमीटर, 200, 250 ट्रे के अंदर थोड़ी सी सेटिंग्स की है, जिसके थ्रू हम 50 माइक्रोमीटर थिकनेस
100 माइक्रोमीटर, 200, 250, जितनी ज्यादा उसको ऊपर ले जाते जाएंगे उसकी गैप बढ़ता जाएगा. So what we do, we make a thin film. Now this film is in which state, liquid or solid? लिक्विड. हाँ, लिक्विड को हमने सिंपली स्प्रेड कर दिया. उसके बाद क्या होता है, हम ये जो फिल्म है इसको हम एक बाथ में इमर्स करते हैं. इमर्शन प्रेसिपिटेशन मैंने आपको नाम बताया था. इस बात के अंदर एक और सॉल्वेंट होता है जो कि नॉन सॉल्वेंट होता है. नॉन सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि ये, यस, इस पॉलीमर का ये नॉन सॉल्वेंट है. ये सॉल्वेंट का मतलब इस पॉलीमर में, इस सॉल्वेंट में पॉलीमर की हाई सॉल्युबिलिटी है. नॉन सॉल्वेंट का मतलब नॉन सॉल्वेंट में पॉलीमर की नेग्लिजिबल या जीरो सॉल्युबिलिटी है. जब हम एक सॉल्यूशन को एक नॉन सॉल्वेंट में इमर्स करेंगे तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगी. हाँ, प्रेसिपिटेशन इसी वजह से होती है, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है. जब हम उसको एक ऐसे लिक्विड में डालते हैं जिसमें उस सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी नहीं होती तो वो सोल्यूट प्रेसिपिटेट होके ऊपर उठ जाता है ना, यही होती है. तो इमर्शन प्रेसिपिटेशन इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है कि हमने एक लिक्विड सॉल्यूशन को एक ऐसे सॉल्वेंट में, नॉन सॉल्वेंट में डाला जिसके अंदर वो पॉलीमर डिसॉल्व नहीं होता. एज अ रिजल्ट क्या होगा, वो जो पॉलीमर है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा और हमारे पास एक प्रेसिपिटेटेड फिल्म यहाँ पे आ जाएगी. ठीक है. अच्छा, अब थोड़ा सा इसको मजीद डीपली देखते हैं. आमतौर पे या काइनेटिकली देखते हैं. ये जो सॉल्यूशन है इसको हम कहते हैं कास्टिंग सॉल्यूशन, बिकॉज इट इज यूज्ड टू कास्ट अ फिल्म. एंड देन ये जो है बात, इसको हम नॉन सॉल्वेंट बात कहते हैं. हाँ, या कोएगुलेशन बात भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉलीमर की कोएगुलेशन होती है. इट कोएगुलेट्स टू फॉर्म अ फिल्म. अब यहाँ पे होता क्या है कि ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन मैस ट्रांसफर होता है. कैसे? जब अगर मैं इस कमरे में एक परफ्यूम की या कोई फ्रेग्रेंस स्प्रे करूंगा तो क्या होगा, स्प्रेड कर जाएगी ना. और कहाँ पे स्प्रेड करेगी, मैं यहाँ से स्प्रेड करूंगा तो आप लोगों की तरफ. हाँ, फ्रॉम अ रीजन, हाँ, हायर टू लोअर. जिस तरफ कंसंट्रेशन हाई है वहां से लो की तरफ उसकी डिफ्यूजन होगी. अगर हम सॉल्वेंट और नॉन सॉल्वेंट की बात करें तो जब ये फिल्म इसके अंदर जाएगी तो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे नॉन सॉल्वेंट जीरो है. यहाँ पे नॉन सॉल्वेंट, सिर्फ नॉन सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जीरो है. तो जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, इनकी मिक्सिंग से क्या होगा, सॉल्वेंट विल मूव अपवर्ड टू डाउनवर्ड्स, है ना, क्योंकि वो उसकी हाई कंसंट्रेशन है, वो यहाँ इसके अंदर मिक्स होने की कोशिश करेगा. एंड दिस नॉन सॉल्वेंट विच इज जनरली ज्यादातर कोई वाटर, बिकॉज आपको पता है तकरीबन ज्यादातर पॉलीमर्स, कुछ पॉलीमर्स को छोड़ के वाटर में उनकी सॉल्युबिलिटी नहीं होती, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में होती है, ये वाटर में नहीं होती या अल्कोहल्स में नहीं होती. तो जो नॉन सॉल्वेंट है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, उसके ऊपर जब एक इस तरह की हम ये जो कास्ट फिल्म प्लेस करेंगे तो नॉन सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव करेगा नेचुरली. हाँ, तो डिफ्यूजन इसकी ऊपर होगी, नॉन सॉल्वेंट की डिफ्यूजन यहाँ होगी और सॉल्वेंट की डिफ्यूजन ऊपर से नीचे होगी. अब होगा क्या, तीन यहाँ पे काम हो रहे हैं, तीन चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं. सॉल्वेंट अपनी कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ये जो कास्ट लिक्विड फिल्म है वहां से निकलने की कोशिश करेगा और नॉन सॉल्वेंट की तरफ डिफ्यूज करेगा. ठीक है, तो वो अपनी जगह छोड़ेगा. पॉलीमर के साथ क्या हो रहा है, पॉलीमर प्रेसिपिटेट, पॉलीमर पॉलीमर जो ही इसमें डूब हुआ वो प्रेसिपिटेट. ठीक है, तो अब ये जो मैंने तीन चीजें कही थी हमने देखना है कि इनके साथ क्या हो रहा है. सॉल्वेंट अपनी जगह छोड़ रहा है कास्ट फिल्म से एंड इट इज ट्राइंग टू डिफ्यूज टू नॉन सॉल्वेंट टू कोएगुलेशन बाथ. Polymer, because as soon as it comes in contact with the non solvent वो precipitate हो रहा है.
तो पॉलीमर की सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होती जा रही है। नॉन सॉल्वेंट क्या हो रहा है? नॉन सॉल्वेंट ये जो हमारी कास्ट फिल्म थी इसकी तरफ मूव कर रहा है। अब नॉन सॉल्वेंट कहाँ मूव करेगा? जहां जहां उसको स्पेसिस नजर आएंगी जहां से क्या निकला होगा? सॉल्वेंट। तो जब जहां जहां पे सॉल्वेंट रिलीज होगा या मूव करेगा वहां पे नॉन सॉल्वेंट डिफ्यूज करेगा। डिफ्यूजन बेस्ड सिंपली हम बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी की अभी फिलहाल नहीं बात कर रहे। तो अब ये नॉन सॉल्वेंट जो है क्या ये सॉल्वेंट की जगह ले सकता है? जिस तरह सॉल्वेंट ने पॉलीमर को डिसॉल्व करके रखा हुआ था, ये कर सकता है? नहीं, ये तो नॉन सॉल्वेंट है। तो ये क्या कर सकता है? ये सिर्फ मैकेनिकल शेयर, मैकेनिकल फोर्स जनरेट कर सकता है। तो जितना ये ज्यादा डिफ्यूज करेगा उतना वो पॉलीमर के अंदर वॉइड या जो फिल्म है इसके अंदर गैप्स क्रिएट करेगा और होल्स क्रिएट करेगा और स्पेसेस क्रिएट करेगा। इन अदर वर्ड्स पोर्स जनरेट करेगा। जितनी ज्यादा ये डिफ्यूज होगा उतना ज्यादा मेम्ब्रेन हमारी पोरस होगी, है ना? मेक सेंस? तो इट मींस वी कैन से कि व्हेन अ कास्ट लिक्विड polymeric film is immersed in a non-solvent, a solvent and non-solvent exchange takes place in which solvent diffuses towards the coagulation bath and the non-solvent diffuses towards the cast film, and it generates pores and voids through its diffusion, and meanwhile the polymer keeps on solidifying and precipitating. अब इस पूरे प्रोसेस को हम एक छोटे से एक क्लिप में देखते हैं कि हाउ इट एक्चुअली हैपेंस। ओपन विद नहीं है, ओपन विद। अच्छा, अब यहाँ पे व्हाट यू सी हेयर के सबसे पहला स्टेप है ये येलो कलर में जो आपको नजर आ रहा है ये पॉलीमर है, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग दैट वी आर डूइंग कि सबसे पहले हम इसमें पॉलीमर सोल्यूशन बना रहे हैं। पॉलीमर सोल्यूशन बन गया, वी विल लीव इट फॉर लेट्स से 24 आवर्स और सो कि ये एक अच्छा पॉलीमर सोल्यूशन कंप्लीटली होमोजेनियस सोल्यूशन बन जाए। सो द फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड, दैट इज पॉलीमर सोल्यूशन। उसके बाद हमने क्या किया? ये जो ट्रे है जिसकी मैं बात कर रहा था हमने इसको इसके ऊपर स्प्रेड किया, ये जो मैं बात कर रहा था। तो हमने लिक्विड फिल्म को स्प्रेड कर दिया, फिर इस फिल्म को हमने लिया और इसको एक कोएगुलेशन बाथ, नॉन सॉल्वेंट बाथ में हमने इमर्स कर दिया। जब यहाँ पे ये सारा प्रोसेस होगा जो कि जाहिर है हमें नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज हमें नजर आ रही है कि यहाँ पे सॉल्वेंट और नॉन सॉल्वेंट की आपस में एक्सचेंज हो रहा है और उसके बाद सॉलिडिफिकेशन हो रही है, और यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि ये वो जो मेम्ब्रेन्स थी वो बन गई एंड नाउ दे आर बीइंग टेस्टेड। ठीक है, तो कोई इतना अगर हम देखा जाए तो इट इज नॉट सच अ complicated process by the look of it। अच्छा, अब नाउ ये जो सिंपल सा एक प्रोसेस हमने देखा है, इसी के कुछ पैरामीटर्स को ट्यून करके हम गैस सेपरेशन की मेम्ब्रेन भी बना सकते हैं, परवेपरेशन की और माइक्रोफिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। कैसे? तीन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद थोड़ा एक एक को डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। ये जो पॉलीमर सॉल्यूशन है इसके अंदर पॉलीमर जितना ज्यादा होगा उतना यहाँ पे उतना ज्यादा पॉलीमर सॉलिडिफाई होगा, उतना हमारा मेम्ब्रेन डेंस बनेगी। एक बहुत आसान रूल ऑफ थंब। जितना ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, जितना डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा उतनी यहाँ पे पॉलीमर की सॉलिडिफिकेशन भी कम होगी, और डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब उतना सॉल्वेंट ज्यादा होगा। जितना सॉल्वेंट ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा डिफ्यूज करेगा, उतना ज्यादा नॉन सॉल्वेंट मूव करेगा, इवेंचुअली उतने ज्यादा पोर्स बनेंगे। अब यहाँ पे दो तीन हमारी कुछ एक्सपेरिमेंटल वर्क है उनकी एग्जांपल से शो देखते हैं कि अगर हम एक पॉलीमर which I think in this case was polysulfone, पोलीसल्फोन को एक सॉल्वेंट है डीएमए डाइमेथाइलेसिटामाइड, हमने उसको पहले 25 किसी स्टूडेंट ने 25% सोल्यूशन बनाया, फिर उसने क्या किया 35% सोल्यूशन बनाया, मतलब कि 35% पॉलीमर एंड
65% सॉल्वेंट, फिर उसने क्या किया 15%, तो 3 कॉन्सेंट्रेशंस में सॉल्यूशन बनाया। अब एक केस में उन्होंने ये किया कि जब ये फिल्म कास्ट हुई तो उसके बाद उसको टाइम दिया, 5 मिनट दिए, 10 मिनट दिए कि वो जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट हो जाए कुछ। जब सॉल्वेंट इवेपोरेट होगा तो क्या होगा, पॉलीमर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। जब पॉलीमर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो अगेन सेम प्रोसेस होगा। फिर उन्होंने क्या किया, जब मेम्ब्रेन देखी तो मेम्ब्रेन को सेम में देखा या उसको टेस्ट किया, दे फाउंड आउट कि इट वाज अ डेंस मेम्ब्रेन, जिसके अंदर नीचे पोर्स थे, ऊपर एक नॉन पोरस लेयर थी। फिर उन्होंने क्या किया कि इवेपोरेशन नहीं की, इस स्टेप को रिमूव किया, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट खुद से पॉलीमर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, 25 के बजाय 35 कर दी, और सिंपली वाटर के अंदर उसको डिप किया विदाउट, यानी कि बिल्कुल वेट नहीं किया, 0 सेकंड वेट किया और क्विकली इमर्स कर दिया। स्टिल सेम मेम्ब्रेन, दोनों केसेस में सेम मेम्ब्रेन बनी। फर्क ये था कि यहाँ पे पॉलीमर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, यहाँ पे इवेपोरेशन की, ऑब्जेक्टिव सेम था। फिर एक मेम्ब्रेन बनाई जिसमें 15%, तकरीबन बहुत लो कर दी पॉलीमर कॉन्सेंट्रेशन। जब इतना डाइल्यूट सॉल्यूशन बना तो वो उसकी वजह से सॉल्वेंट तेजी से डिफ्यूज हुआ, नॉन सॉल्वेंट भी तेजी से डिफ्यूज हुआ। इवेंचुअली अल्ट्रा नैनो फिल्ट्रेशन, आरओ भी नहीं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनी। फिर फाइनली उन्होंने क्या किया कि एक पीवीपी पॉलीविनाइलिन प्रोपाइलीन एक ऐसा मटेरियल है जो कि खुद से ये जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके अंदर डिफेक्ट्स क्रिएट करता है, इसको हम कहते हैं इट इज अ पोरोजेन। तो ये पोरोजेन जब इसके अंदर ऐड किया तो सेम कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कुछ परसेंटेज पोरोजेन ऐड होने से नॉट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बल्कि माइक्रो फिल्ट्रेशन, उससे भी ज्यादा बड़े पोर्स अचीव हुए। व्हाट वी कैन से, ये आपकी बुक के अंदर भी यही पैरामीटर्स लिखे हुए हैं और जनरली दे आर कंसिडर्ड टू बी द सेम। इस प्रोसेस ऑफ फेज इन्वर्जन में there are 14 different parameters which can be optimized, which can be changed, which can be controlled to make micro, ultra, nano gas separation membranes. What are these parameters? Choice of polymer, molecular weight of polymer, choice of solvent, or what if we add 2 or 3 solvent, we make a mixture of solvents, तो फिर भी अभी हम देखेंगे कि क्या होता है। what if we add additives, जिस तरह पीवीपी का मैंने आपको बताया। what is the concentration in the casting solution? polymer 10% है, 15 है, 20 है। what is the membrane support material? आमतौर पे हम क्या करते हैं, बिकॉज इन मेम्ब्रेन्स को हमने प्रेशर ड्रिवन प्रोसेसेस में यूज करना होता है, तो एक नीचे खुद से एक सपोर्ट को हम यूज करते हैं। आपने वहां उस वीडियो में देखा होगा एक वाइट कलर की सपोर्ट आपको नजर आई होगी, हाँ, पॉलीप्रोपिलीन की होती है या पॉलीएस्टर की होती है। तो एक बहुत ओपन सपोर्ट को हम यूज करते हुए उसके ऊपर ये पूरा प्रोसेस करते हैं फेज इन्वर्जन का, ताकि मैकेनिकल स्टेबिलिटी हमें अच्छी मिले। तो ये जो सपोर्ट मटेरियल है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर ऑफ कास्टिंग सॉल्यूशन, टेम्परेचर जितना हाई होगा उतनी हमारी जो है वो विस्कोसिटी कम होगी। टेम्परेचर और विस्कोसिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और जितनी विस्कोसिटी कम होगी उतनी तेजी से ये मिक्सिंग होगी। कंपोजिशन ऑफ कोएगुलेशन बाथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर प्योर नॉन सॉल्वेंट है, या एक मिसाल के तौर पे व्हाट इफ इस नॉन सॉल्वेंट के साथ हम कुछ सॉल्वेंट ऐड कर दें, इससे क्या होगा। ये जो नॉन सॉल्वेंट है इसके अंदर हम कुछ अगर सॉल्वेंट पहले से ही ऐड कर दें, हाँ, मिक्सिंग स्लो होगी। रीजन उसकी क्या है, तो बिल्कुल आप देखो मैं यहाँ से परफ्यूम स्प्रे कर रहा हूँ लेकिन जहाँ पे आप बैठे आप भी वहां से स्प्रे कर रहे हो, तो एज अ रिजल्ट कंसंट्रेशन डिफरेंस कम हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्वेंट खुद से ऐड कर दें तो अब इन दोनों का सॉल्वेंट भी कम मूव होगा, नॉन सॉल्वेंट भी कम मूव होगा, एज अ रिजल्ट डेंस मेम्ब्रेन बनेगी। अदरवाइज हम ये भी कर सकते हैं यहाँ पे हम नॉन सॉल्वेंट कुछ ऐड कर दें,
तो वाइस वर्सा उसका हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ दिस बाथ, कंपोजिशन ऑफ, जिस तरह मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या कंपोजिशन है, इवेपोरेशन कंडीशंस जिस तरह मैंने बताया, हम कम इवेपोरेट करते हैं या उसको फौरन डाल देते हैं। हाँ सवाल सर, आपने कहा था सॉल्वेंट में हम मिक्स करते हैं, हाँ हाँ, तो बाद में भी सॉल्वेंट डालेंगे तो वो क्या मिक्स करने की कोशिश नहीं करेगा उसको थोड़ा बहुत? जब बात में डालेंगे ना, ये जो सॉल्वेंट और नॉन सॉल्वेंट ये मिक्सिबल है, ठीक है, तो जब ये बात में डालेंगे तो ये प्रोसेस करने से पहले हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके डालेंगे, ये एक होमोजीनियस सा एक दोनों का सोल्यूशन सा बना होगा। वो मिक्स नहीं करेगा क्योंकि इसमें वाटर भी है, वो उसको रोकेगा मिक्स होने से। मिक्स मतलब क्या बात समझ नहीं आ रही मुझे। वाटर बात है, हाँ हाँ, इसमें मैंने मिक्स कर दिया एक ऐसा सोल्यूशन की जो कि सॉल्वेंट में मौजूद है, जैसे डीएमएफ डाल दिया, अब कोई इस तरह की चीज डाल, हाँ तो क्योंकि वो पॉलीमर डीएमएफ में मिक्स हो बिल्कुल, सकता है, जब मैं बाद में डाला होगा तो क्या डीएमएफ उसको जो पानी में मौजूद है सॉल्यूशन, वो उसको मिक्स करने की कोशिश नहीं करेगा? अच्छा अच्छा, आप कह रहे हो कि वो जो सॉलिडिफिकेशन है उसको वो सप्रेस तो नहीं करेगा, है ना? हाँ, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन उसकी जो कंसंट्रेशन है ना वो बहुत कम होती है, अप्रोक्सीमेटली हम 1 2 या 3% यूज करते हैं, बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर ज्यादा डालेंगे ना तो मेम्ब्रेन ठीक नहीं बनेगी, मेम्ब्रेन स्टेबल भी नहीं होगी, वो तो बजाय होने के वो डिसोल्यूशन उसकी शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह यहाँ पे अगर हम नॉन सॉल्वेंट डालते हैं तो हम जनरली हम 1% से कम डालते हैं, यहाँ भी 1% या इससे कम डालते हैं कि वो सिर्फ डिफ्यूजन को थोड़ा सा कंट्रोल करे, अगर वो ज्यादा होगा तो वही जो आप बात कर रहे हो बिल्कुल वही होगी, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, अभी थोड़ा सा आगे चल के इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये जो सॉल्वेंट और नॉन सॉल्वेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी आपस में इंटरेक्शन और इनकी पॉलीमर से इंटरेक्शन, ये जो मैंने बात की थी ना, ये इन सब की, ये जो तीन चीजें हैं, इसकी इंटरेक्शन, इसकी इंटरेक्शन और इन दोनों की इंटरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ 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 हाँ, हम्म बिल्कुल कर सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको एक एक इनमें से कुछ पैरामीटर्स को ना हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कैसे रिजेक्शन और परमिबिलिटी कम या ज्यादा होती है, ठीक है? थोड़ा सा जस्ट एक दो मिनट वेट करो। तो इवेपोरेशन, फिर कास्टिंग और स्पिनिंग स्पीड, कितनी तेजी से हम इसको कास्ट कर रहे हैं या कितना स्लो कास्ट कर रहे हैं, कास्टिंग की थिकनेस, कि ये जो मैंने बताया था इसके ट्रे और सरफेस के दरमियान कितना गैप है, जाहिर है थिकनेस पे बहुत डिपेंड करेगी चीजें। और इवेंचुअली जब एक मेम्ब्रेन बन गई, इसको 10-15 मिनट के बाद हमने मेम्ब्रेन को निकाला बाहर और फिर उसको हमने क्या एज इट इज गैस सेपरेशन या फिल्ट्रेशन में यूज किया, या हमने उसको कुछ एनील किया, उसको हीट किया 100-200 डिग्री सेल्सियस तक, जिससे मजीद पोर्स कोलैप्स हो गई या कम हो गए। थोड़ा सा इनको ना आगे चल के जिस तरह आप बात कर रहे थे इन्हीं चीजों का कुछ देखते हैं, 3-4 पैरामीटर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सॉल्वेंट नॉन सॉल्वेंट हम बार बार बात कर रहे हैं, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत है कि जाहिर है पॉलीमर तो 5-6 सॉल्वेंट 10-12 सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक सॉल्वेंट और दूसरे सॉल्वेंट में क्या फर्क होगा। मिसाल के तौर पे अगर हम डिफरेंट सॉल्वेंट यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन और एसीटोन यूज करते हैं, तो वी एंड अप विद डेंस मेम्ब्रेन्स। अगर हम ऐसे सॉल्वेंट यूज करते हैं लाइक डाइऑक्सेन, बल्कि डाइऑक्सेन से ज्यादा डीएमएफ डीएमएसओ, तो वी गेट पोरस मेम्ब्रेन्स। इसकी क्या रीजन है? ये यहाँ पे सिंपली रीजन है कि ये जो पॉलीमर्स हैं, ये जो सॉल्वेंट है, ये दो इसकी रीजन हैं। एक तो ये कि टीएचएफ और एसीटोन बहुत हाईली वोलेटाइल सॉल्वेंट है, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। आई थिंक टीएचएफ का 40 होता है, एसीटोन का तो आप देखते हो रूम टेम्परेचर के ऊपर ही इवेपोरेट हो जाता है। अगर हम इन सॉल्वेंट्स को यूज करेंगे तो क्या होगा, जब हम यहाँ पे कास्ट करेंगे तो कास्ट करते हुए ही ये सॉल्वेंट तेजी से इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे, वेट नहीं करेंगे, इवेपोरेट होंगे। एज अ रिजल्ट जब हम इसको नॉन सॉल्वेंट में इमर्स करेंगे तो, और ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये इवेपोरेशन कहाँ से होगी, ऊपर से या नीचे से?
ये जो फिल्म कास्ट हुई हुई है, ये फिल्म कास्ट हुई हुई है, इसको हमने सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो इवेपोरेशन कहाँ से होगी? ऊपर से ही जाहिर है होगी ना। एक पानी हमने रखा हुआ है, पानी का ग्लास, तो वो ऊपर से पहले इवेपोरेट होगा, फिर आस्ते आस्ते नीचे से होगा। तो जो इवेपोरेशन है ये ऊपर से होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पार्ट है जो लिक्विड का, इस पार्ट में यहां से लिक्विड ज्यादा इवेपोरेट होगा एज कंपेयर टू नीचे वाला पार्ट। तो यहाँ पॉलीमर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस पार्ट। सॉलिडिफिकेशन भी यहाँ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस पार्ट। जो वाटर पेनिट्रेट करेगा वो भी यहाँ ज्यादा पेनिट्रेट करेगा एज कंपेयर टू टॉप पार्ट। अब इन सारी चीजों को देखते हुए आप हम कह सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन बनेगी वो कुछ इस तरह की लगेगी, है ना। क्योंकि वाटर भी हर चीज यहाँ हुई, जो ऊपर वाला पार्ट है वहां से सॉल्वेंट निकल गया था, पॉलीमर रह गया था और कुछ सॉल्वेंट रह गया था। एज अ रिजल्ट वो सारे का सारा चूंकि पॉलीमर ही रह गया था तो वो पॉलीमर सॉलिडिफाई हो गया। अब नॉन सॉल्वेंट, वाटर एक नॉन सॉल्वेंट है और आइसोप्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल एक अल्कोहल है। हाँ, अब हमने डीएमए एक सॉल्वेंट यूज किया। हमने क्या किया, एक ये सारे वो पिक्चर्स हैं या वो हैं जो कि हमने लैब में किए हुए एक्सपेरिमेंट। हाँ, एक पॉलीमर है पॉलीसल्फोन, उसको लिया और हमने डाईमिथॉक्सी सल्फोक्साइड ये सॉल्वेंट यूज किया। और इनका आई डोंट नो कि क्या कॉन्सेंट्रेशन थी, लेकिन जस्ट एज्यूम के 20% पॉलीमर 80% सॉल्वेंट, इसका सोल्यूशन बनाया। अब होता ये है कि जो डीएमएसओ है, दो सिस्टम्स हैं, एक डीएमएसओ सॉल्वेंट और वाटर नॉन सॉल्वेंट। एक में डीएमएसओ सॉल्वेंट और आइसोप्रोपेनॉल जो अल्कोहल है वो नॉन सॉल्वेंट है। अब इंटरेक्शन की जो मैं बात कर रहा था वो इस तरह है कि जब डीएमएसओ और वाटर को आप किसी जगह पे मिक्स करते हो, ग्लास में, बीकर में, तो ये विद इन सेकेंड्स दोनों मिक्स हो जाते हैं। जब आप डीएमएसओ और आइसोप्रोपेनॉल को मिक्स करते हो तो इट टेक्स देम फ्यू सेकंड, इवन फ्यू मिनट्स बिफोर वो दो लेयर्स एक में मिक्सिबल होती हैं। हाँ, एक बनती हैं। होगा क्या, जब डीएमएसओ और वाटर वाला सिस्टम होगा तो जो ही हम वाटर बाथ में डालेंगे तो डीएमएसओ, चूंकि वो वाटर के साथ उसकी इतनी मिसिबिलिटी है कि वो तेजी से वाटर के अंदर जाएगा, वाटर तेजी से ऊपर की तरफ, डीएमएसओ, उन दोनों का एक्सचेंज तेज होगा। एज अ रिजल्ट बहुत ज्यादा पोरस मेम्ब्रेन हमारी, क्योंकि पोर्स तभी जनरेट होंगे, पॉलीमर का तो कोई मोरलेस काम नहीं है। सॉल्वेंट जितनी तेजी से निकलेगा, नॉन सॉल्वेंट जितनी तेजी से उसके ऊपर अंदर जाएगा। इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं इंस्टेंटेनियस डिमिक्सिंग। ठीक है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस के फौरन लिक्विड लिक्विड आपस में मिक्स हुए, इंस्टेंटेनियस डिमिक्सिंग। व्हेन miscibility of solvent and non-solvent is extremely high। दूसरी बात आपको मैंने ये कही थी कि डीएमएसओ और जो आइसो और ये जो मेम्ब्रेन है ये उसकी सेम की पिक्चर है, एक्चुअल सेम की पिक्चर है। तो अब यहाँ पे देखो, तो ये स्ट्रक्चर, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इज इट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, स्पॉन्जी स्ट्रक्चर? यस। हाँ, कितना जबरदस्त एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर बना हुआ है और आपको दो बड़े बड़े मैक्रोवाइट्स, वीक स्पॉट्स जिनको कहते हैं, जो मेम्ब्रेन की डिफेक्ट्स कह सकते हैं, उनकी मैकेनिकल स्टेबिलिटी को लो करते हैं। तो ये है वाटर का केस, सेम कंसंट्रेशन, एवरीथिंग इज सेम, डीएमएसओ भी सेम है, सिर्फ वाटर नॉन सॉल्वेंट में है। अब आइसोप्रोपेनॉल अल्कोहल, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सेम कंडीशंस में मेम्ब्रेन बनी है, बिल्कुल डिफरेंट इसका स्ट्रक्चर है। नीचे बिल्कुल ये वाली आपको क्लासिक एग्जांपल एक्चुअल माइक्रोस्कोप में नजर आ रही है। स्पॉन्जी स्ट्रक्चर, ऊपर डेंस लेयर, सेम कंसंट्रेशन है, सेम इवेपोरेशन है। सिर्फ रीजन क्या है कि सॉल्वेंट और नॉन सॉल्वेंट आपस में मिक्स चूंकि नहीं हो पा रहे, तो क्या हो रहा है, हाँ, तो पॉलीमर क्या कर रहा है, असल में ये चीज देखो,
सॉल्वेंट नॉन सॉल्वेंट का तो स्लो इंटरेक्शन है, लेकिन ऊपर सॉलिडिफिकेशन की होती जा रही है बिकॉज पॉलीमर को अब टाइम मिल रहा है, वो दोनों मिक्स नहीं हो रहे, पॉलीमर सॉलिडिफाई होता जा रहा है। इसको कहते हैं, वो थी इंस्टेंटेनियस डिमिक्सिंग, ये है डिलेड डिमिक्सिंग। ठीक है, ये दो जब भी हम टर्म्स हम डिस्कस किया करेंगे तो हम इनको इस केस में जो आपकी मेम्ब्रेन बनेगी उसको हम रिजल्ट्स देखेंगे, या उसको सेम में देखेंगे, वी विल से कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस हो रही है, यहाँ पे डिलेड डिमिक्सिंग हो रही है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि चूंकि वो दोनों तो आपस में मूव नहीं कर रहे, तो पॉलीमर जो है वो सॉलिडिफाई होता जा रहा है, होता जा रहा है, अनटिल अ पॉइंट जिसके ऊपर उनकी डिमिक्सिंग स्टार्ट हो गई और पोरोसिटी जनरेट हो गई, एंड वी गेट अ टॉप डेंस लेयर। अच्छा, मूव अहेड, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये तो इफेक्ट है पॉलीमर कंसंट्रेशन का। पॉलीमर कंसंट्रेशन, जितनी हाई पॉलीमर कंसंट्रेशन होगी उतना विस्कस सॉल्यूशन बनेगा, जितना विस्कस सॉल्यूशन बनेगा, विस्कस सॉल्यूशन के अंदर से सॉल्वेंट को आजाद होना या उसको मूव करना जाहिर है मुश्किल है एज कंपेयर टू अ वेरी लेस विस्कस। तो चूंकि इसकी हाई विस्कोसिटी है तो सॉल्वेंट अगेन स्लो मूव आउट करेगा, जब सॉल्वेंट स्लो मूव आउट करेगा तो नॉन सॉल्वेंट भी स्लो डिफ्यूज करेगा। एज अ रिजल्ट अब किस तरह की डिमिक्सिंग होगी, डिलेड डिमिक्सिंग होगी, बिकॉज सॉल्वेंट आहिस्ता मूव कर रहा है, नॉन सॉल्वेंट भी आहिस्ता मूव कर रहा है। तो ये 4 एग्जांपल्स हैं आइसोप्रोपेनॉल के लिए। ये आप देख रहे हो, ये लो कंसंट्रेशन है 12%, ये है 15%, ये है 17% और ये है 35%। बहुत क्लियरली नजर आ रहा है इफेक्ट, जिस तरह आप भी आयशा अभी मेम्ब्रेन्स बना रही थी, हाँ, तो अगर हम उनके सैम कराएं ना तो दे वुड लुक समथिंग लाइक दिस, कि जिसमें पॉलीमर कंसंट्रेशन लो है सारी पोरस नजर आएगी, जो पॉलीमर कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएंगे डेंस फिल्म बनती जाएगी। सेम कम्स हेयर के ये है सिस्टम पॉलीसल्फोन, डीएमए इज अ पॉलीमर एंड सॉल्वेंट, और ये है वाटर नॉन सॉल्वेंट। वाटर के केस में अगर आप देखो तो जब लो कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे स्पॉन्जी स्ट्रक्चर था, यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको एक थिन डेंस लेयर ऊपर नजर आ रही है, और यहाँ पे मेरा ख्याल है 35% है। तो बहुत पोर्स नजर ही नहीं आ रहे, सारी की सारी आपको डेंस तकरीबन नजर आ रही है। इसी तरह जिस तरह आप लोग बात उस वक्त कर रहे थे बाबर, आप पूछ रहे थे परफॉर्मेंस का, तो यहाँ पे अगर आप क्लियरली हमें रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं, ये वाटर फ्लक्स है, आई थिंक 12% कॉन्सेंट्रेशन पे फ्लक्स है 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। 1 घंटे और 1 मीटर स्क्वायर की अगर मेम्ब्रेन हो तो हम 200 लीटर हम पानी एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। जो हम पॉलीमर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं हमारा फ्लक्स ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रहा है, 200 से 80 पे चला गया, फिर 17 की तो 20, 4 टाइम्स मजीद रिड्यूस हुआ, और जब 35% वाली मेम्ब्रेन बनाई तो इतनी हमने डेंस कर दी कि आफ्टर वेटिंग फॉर मे बी 1 2 3 आवर्स वी डिड नॉट गेट एनी फ्लक्स एट ऑल। ठीक है, और आपने कुछ आयशा ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जस्ट टू सी कि ये चीजें कैसे चेंज होती हैं, आपके इसी तरह के रिजल्ट्स थे। आपने जब लो किया तो बहुत पानी शावर की तरह से निकल रहा था मेम्ब्रेन से, फिर आपने कितना 25% की कॉन्सेंट्रेशन, 23 की, तो फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप है। अगर आप 35 कर लेती तो आई डोंट नो प्रोबेबली आपको फ्लक्स ही ना मिलता। ठीक है, तो पॉलीमर कॉन्सेंट्रेशन जब भी फ्लक्स लो करना है, सेपरेशन हाई करनी है, तो वी कैन इंक्रीज पॉलीमर कॉन्सेंट्रेशन। हाँ हाँ, यस, इंस्टेंटेनियस डिमिक्सिंग हो रही है और सॉलिडिफिकेशन पॉलीमर की हो ही नहीं पा रही, वो दोनों का एक्सचेंज ऊपर तक, नॉन सॉल्वेंट ऊपर तक एक्सचेंज कर चुका हुआ है, इसी वजह से ऊपर लेयर नहीं बनी। इस केस में मैंने आपको दिखाया था नॉन सॉल्वेंट ने यहाँ तक इंट्रूड किया, ऊपर एक ऑलरेडी एक पॉलीमर प्रेसिपिटेट होके पूरी एक फिल्म बना चुका हुआ था। हाँ, अच्छा, ये इससे ज्यादा बेहतर ये है, ये रिजल्ट, ये एक्चुअल रिजल्ट्स हैं
जिसमें हमने 3 सॉल्वेंट्स को डिफ्यूज किया एक पॉलीमर से और किसी साल्ट की रिजेक्शन टेस्ट की, ठीक है। तो इसको आप जरा गौर से देखो, इससे आपको बड़े क्लियर रिजल्ट्स पता चलेंगे। सॉल्वेंट पॉलीमर है पॉलीएमाइड, पॉलीमर जो है पॉलीमाइड, इसको हमने सर्टेन सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया और एक नॉन सॉल्वेंट में इसको डिफ्यूज किया, इमर्स किया। 15 16 17 18 19 20 15% से लेकर 25% तक हमने डिफरेंट सॉल्यूशंस बनाए, 11 मेम्ब्रेन्स बनाई और उन 11 मेम्ब्रेन्स में 3 सॉल्वेंट्स एनएमपी, डीएमएफ और डीएमए को पास करके देखा कि कितना फ्लक्स आता है। और लेट्स से कोई एक डाई ली, टेक्सटाइल डाई ली और देखा कि ये कितनी सेपरेशन करते हैं। वाई एक्सिस, प्राइमरी वाई एक्सिस पे है परमेबिलिटी, सेकेंडरी वाई एक्सिस पे है रिजेक्शन या सेपरेशन। ये जो रिजल्ट है ये परमेबिलिटी के हैं। आप देख सकते हो तीनों सॉल्वेंट्स के केस में जो हम पॉलीमर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं परमेबिलिटी कम होती जा रही है। एंड रिजेक्शन, जो हम पॉलीमर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं हमारी रिजेक्शन एक पॉइंट पे आके तकरीबन ऑप्टिमाइज हो गई। इस पॉइंट पे 22% पे तकरीबन 100% 100% रिजेक्शन है, जो कि स्टार्ट हुई थी अप्रोक्सीमेटली 88 या 89 या 90 पे। तो क्लियरली हमें पता चल गया कि जब हम डिलेड डीमिक्सिंग की तरफ जाते हैं तो वी गेट हाई रिजेक्शन बट वी गेट लो परमेबिलिटी। देखा वही जो बात थी, हमेशा ट्रेड ऑफ होता है इनका। जो मेम्ब्रेन्स हाईली परमिएबल होती हैं वो सिलेक्टिव नहीं होती, जो हाईली सिलेक्टिव होती हैं वो परमिएबल नहीं होती। एंड वी सी द इफेक्ट ऑफ पॉलीमर कॉन्सेंट्रेशन। इसी तरह अगले आपको बहुत आसानी से अब समझ आ जाएगी अगले प्रोसेसेस की। इवेपोरेशन टाइम हमने चेंज करके देखा। हमने एक मेम्ब्रेन बनाई जिसमें हमने 0% टाइम, बिल्कुल 0 सेकेंड वेट ही नहीं किया, उसको कास्ट किया, उसको तेजी से लिया और उसको नॉन सॉल्वेंट में डिप कर दिया। फिर हमने एक मेम्ब्रेन बनाई जिसमें हमने 10 सेकेंड्स वेट किया, स्टॉप वॉच ऑन की, जो ही 10 सेकेंड हुए उसको पानी में डाल दिया। एक में हमने 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 40, 60, 1 मिनट, 1.5 मिनट और फाइनली हमने 2 मिनट तक एक मेम्ब्रेन बनाई जिसमें 2 मिनट वेट किया, मेम्ब्रेन पॉलीमर सॉल्यूशन बनाया, उसको कास्ट किया, 2 मिनट वेट किया, फिर उसको उठा के नॉन सॉल्वेंट बाथ में डाला। क्या रिजल्ट्स हैं अगर हम माइक्रोस्कोपिक इमेजेस में देखें, सैम में देखें, तो जब इवेपोरेशन टाइम कम है तो पोरस मेम्ब्रेन बन रही है, जब इवेपोरेशन टाइम बढ़ रहा है तो ऊपर आपको एक थिन डेंस लेयर नजर आ रही है। और ये इसकी थिकनेस, जितनी इवेपोरेशन टाइम ज्यादा होता जा रहा है उतनी इसकी थिकनेस, यहाँ पे आधी मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल ये प्रोसेस हो रहा है कि जब इवेपोरेशन टाइम बहुत ज्यादा होता जा रहा है तो ऊपर इतनी पॉलीमर डेंस हो चुका है, सॉल्वेंट इतना निकल चुका हुआ है कि ये सारी की सारी पॉलीमर सॉलिडिफिकेशन हो चुकी है। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये जो केस है, नहीं ये जो ये सॉल्वेंट्स, थोड़ा मैं शायद थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना भूल गया। ये सॉल्वेंट्स वो हैं जो कि मेम्ब्रेन में पास किए, हमने फिल्ट्रेशंस किए हैं। तो ये जो सॉल्वेंट है ये अब मुझे याद नहीं है, ये सॉल्वेंट वो है जो कि रूम टेम्परेचर पे वो वोलेटाइल है, प्रोबेबली THF है या कोई इस तरह का। ठीक है, ये जो सॉल्वेंट्स है ये वो सॉल्वेंट्स हैं जो कि हमने मेम्ब्रेन बनाई और मेम्ब्रेन बनाने के बाद इन सॉल्वेंट्स का फ्लक्स चेक किया कि एनएमपी कितना पास होता है, डीएमएफ कितना पास होता है। जिस तरह मैं वाटर का कह रहा था ना, वाटर फ्लक्स हम चेक करते हैं, इसी तरह हमने इन सॉल्वेंट्स को चेक किया। बिकॉज ये एक बहुत बड़ी इमर्जिंग एप्लीकेशन है जिसको कहते हैं सॉल्वेंट रेजिस्टेंट नैनो फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि चाहती हैं, एक तो इन्वायरमेंटल कंसर्न है उनके, दे वांट, फार्मास्यूटिकल्स में सॉल्वेंट्स बहुत यूज होते हैं। इसी तरह जब कैटलिस्ट बनते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे सॉल्वेंट्स को यूज किया जाता है रिएक्शंस में, कोई प्रोडक्ट बनाने में।
जब वो प्रोडक्ट बन जाती है, प्रोडक्ट तो सेपरेट हो जाती है, उसके बाद हमें इन सॉल्वेंट्स को प्योर करना होता है और इसको दोबारा अभी वांट के रिसाइकल करें, वरना तो बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट बन जाएगी। तो ये जो एक टेक्निक है, ये जो प्रोसेस है, सॉल्वेंट रेजिस्टेंट मेम्ब्रेन्स। अब मसला ये है कि जो मेम्ब्रेन्स हैं वाटर के लिए तो बहुत हैं, वाटर के लिए तो बहुत ज्यादा पॉलीमर्स हैं जो कि स्टेबल हैं, लेकिन ये बड़े एग्रेसिव सॉल्वेंट्स हैं, इनके अंदर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है या वो स्टेबल नहीं रहती लॉन्ग टाइम के लिए। तो अब बहुत ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, बहुत ज्यादा कंपनीज इसके ऊपर काम कर रही हैं कि हम ऐसी मेम्ब्रेन्स बनाएं जो कि इन सॉल्वेंट्स के अगेंस्ट जो है ना स्टेबिलिटी दें। तो इस वजह से ये इस तरह की रिसर्च होती है जिसमें सॉल्वेंट्स को पास किया जाता है और उनको टेस्ट किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इवेपोरेशन टाइम हमने जितना ज्यादा किया है, हमारी परमेबिलिटी ड्रॉप हो रही है और हमारी रिजेक्शन जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो बहुत हर चीज क्लियर है। इवेपोरेशन टाइम जब ज्यादा होगा, डिलेड डीमिक्सिंग होगी, परमेबिलिटी रिड्यूस होगी, थिन डेंस लेयर बनेगी और वाइस वर्सा। तो इवेपोरेशन टाइम अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये एक और आई थिंक ये लास्ट वो है इम्पोर्टेंट पैरामीटर। तो हमने दो तीन देखे कि सॉल्वेंट की चॉइस, नॉन सॉल्वेंट की चॉइस, इवेपोरेशन टाइम, पॉलीमर कंसंट्रेशन, दीज आर द मोस्ट क्रिटिकल। मैंने आपको 14 पैरामीटर्स बताए थे, लेकिन दीज आर द मोस्ट क्रिटिकल वंस। एंड लास्ट वन इज कि हाउ अबाउट कि हम ये जो कास्टिंग सोल्यूशन है इसमें एक सॉल्वेंट के साथ एक दूसरा सॉल्वेंट भी ऐड कर दें। फॉर एग्जाम्पल कौन सा यहाँ पे THF। अब व्हाट इफ हम 80% ये और जितना सॉल्वेंट हमने लिया उनमें से 80% DMSO लें, 20% THF लें। फर्क क्या है? DMSO का मुझे अब याद नहीं है, लेकिन तकरीबन आई डोंट नो 170 डिग्री सेल्सियस तकरीबन बॉइलिंग पॉइंट है इसका। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 40 डिग्री सेल्सियस है अप्रोक्सीमेटली। तो अब होगा क्या जब हम DMSO को यूज करेंगे, THF को यूज नहीं करेंगे? तो जिस तरह तंजीला ने बताया कि रूम टेम्परेचर पे हम ना वेट एवेपोरेशन का ना वेट करें, हम 10 मिनट वेट करें, 15 मिनट वेट करें, जब वो 170 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट है तो वो एवेपोरेट ही नहीं होगा, है ना। तो इट डज नॉट मैटर, एवेपोरेशन टाइम जो है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसके अंदर एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट ऐड कर दें 20%, 30%, 50%, तो क्या होगा कि जब ये मेम्ब्रेन कास्ट होगी तो DMSO तो वहीं रहेगा, लेकिन THF तेजी से एवेपोरेट होगा। जितना टाइम ज्यादा देंगे उतना ज्यादा एवेपोरेट होगा। एज अ रिजल्ट हमारी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा। ये मेम्ब्रेन है जिसमें प्योर DMSO है। ये जिसमें आपको थिन डेंस लेयर नजर आ रही है, इसमें अंदर हमने THF डाला, THF मजीद डाला, THF उससे ज्यादा डाला, आप देखो डेंस होता जा रहा है। यहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे THF एंड सॉल्वेंट रेशो, यहाँ पे 0% THF है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100। जितना THF इस कास्टिंग सोल्यूशन में ज्यादा डलता जा रहा है उतनी मेम्ब्रेन डेंस बनती जा रही है, उतनी इवेपोरेशन THF की हो रही है, डिलेड डीमिक्सिंग हो रही है और परमेबिलिटी कम होती जा रही है, बिकॉज मेम्ब्रेन बहुत डेंस बनती जा रही है। और जितना हम THF ज्यादा डाल रहे हैं हमारी रिजेक्शन 100, जब हमने 40-50% ही डाला तो ये 100% जो भी डाई, जो भी हम सोल्यूट पास कर रहे थे वो 100% रिजेक्ट होने लग गया, सिर्फ प्योर सॉल्वेंट आने लग गया। और इसकी रीजन क्या है कि यहाँ पे जब हमने ज्यादा डाला THF तो वो ज्यादा इवेपोरेट हुआ, जब ज्यादा इवेपोरेट हुआ तो पॉलीमर ज्यादा डेंसिफाई हुआ और जब वो पानी के अंदर गया तो वो ज्यादा ऊपर से प्रेसिपिटेट हुआ। So we can conclude, गुड, आई थिंक हम एक ही सेशन में दोनों कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, अभी है तकरीबन आधा घंटा। सो
वी कैन कंक्लूड कि अगर हमने पोरस मेम्ब्रेन बनानी है तो वी नीड लो पॉलीमर कंसंट्रेशन, volatile solution we do not need, है ना, बिकॉज पोरस मेम्ब्रेन के लिए हमें कौन सी डिमिक्सिंग चाहिए? पोरस इंस्टेंटेनियस डिमिक्सिंग हमें चाहिए। वी वांट तेजी से दोनों मिक्स हो, हर तरफ पोर्स ही पोर्स जनरेट हो और पॉलीमर बिल्कुल टाइम ना मिले पॉलीमर को सॉलिडिफाई होने के लिए। तो लो पॉलीमर कंसंट्रेशन ताकि तेजी से मिक्सिंग हो। वॉलेटाइल सॉल्यूशन हम बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे ताकि ये इवेपोरेशन बिल्कुल ना हो। इवेपोरेशन टाइम हम बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि इवेपोरेशन टाइम दिया तो कुछ इवेपोरेशन हो जाएगी और डिलेड थोड़ी हो जाएगी। सॉल्वेंट और नॉन सॉल्वेंट की एफिनिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए ताकि दोनों तेजी से मिक्स हो, पोर्स इंस्टेंटेनियस। हाँ, ये चीज हम कुछ नॉन सॉल्वेंट पॉलीमर सॉल्यूशन में ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर मैं यहाँ 1% वाटर इधर ऐड कर दूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन जब वो उसके अंदर ऑलरेडी थोड़ा सा पानी होगा तो मजीद वो यहीं पे कुछ ना कुछ पोर्स जनरेट करना शुरू कर देगा। हाँ, और इवेंचुअली हमारे पोर्स ज्यादा होंगे और कंसंट्रेशन डिफरेंस थोड़ी सी। हाँ जी जी बिल्कुल नहीं होते बिल्कुल। इसीलिए मैंने कहा ना कि 1%। हमने यहाँ पे कुछ जो वो थे मेमुना थी या ममुना फरवा जैनब, उन लोगों ने कुछ मेम्ब्रेन्स बनाई थी जिसमें उन्होंने 1% वाटर डाला। तो एक अगर 99% एक हाईली सोलुबल सॉल्वेंट है और एक बहुत कम है तो स्टिल हमारी सोलबिलिटी सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली मसला होता है। या हम ये ऐसा कर सकते हैं कि हम कोई पोरोजेन जो खुद से पोर क्रिएटिंग कंपाउंड्स हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स, वो हम ऐड कर सकते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि हमने अगर डेंस मेम्ब्रेन बनानी है तो ज्यादा होनी चाहिए, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, इवेपोरेशन टाइम ज्यादा होना चाहिए और सॉल्वेंट नॉन सॉल्वेंट ऐसे सिलेक्ट करना है जिनके अफिनिटी कम हो। हाँ, बहुत वो। तो अब विद दिस आई कैन आई थिंक कॉन्फिडेंटली से कि आप में से जितने लोग फेज इन्वर्जन पे काम कर रहे हो या करोगे, अगर मैं आपको कहूँ कि हमें ये मेम्ब्रेन चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए, ठीक है, वही जो मैं कंपोजिट की बात कर रहा था उसको दोबारा रिकॉल करो। कंपोजिट मेम्ब्रेन में हमें सिर्फ एक सपोर्ट चाहिए होती है ना, ऊपर हम डिप कोट करते हैं या जो भी स्पिन कोट। तो ये जो सपोर्ट है ये तकरीबन इस तरह बनेगी, है ना। वी वांट अ हाईली पोरस मेम्ब्रेन, वी डू नॉट वांट अ टॉप लेयर। तो अब मैं आपसे कोई भी आपके रिसर्च में अगर आप मेम्ब्रेन बनाना चाहो तो यू वुड बी एबल टू मेक इट, और जो मेम्ब्रेन बने आप उसको रिपोर्ट भी इजीली कर सकते हो कि इसके अंदर ये हो रहा होगा। और वाइस वर्सा, अगर हमें इंटीग्रली, अच्छा ये एसिमेट्रिक का एक और टर्म हम उसको कहते हैं इंटीग्रली स्किन्ड मेम्ब्रेन। व्हाई दे आर इंटीग्रली स्किन्ड? बिकॉज जब वो बनती हैं तो वो इंटीग्रल पार्ट होता है उनकी ये स्किन लेयर या डेंस लेयर। कंपोजिट मेम्ब्रेन में इंटीग्रल पार्ट नहीं होता। कंपोजिट मेम्ब्रेन में हम पहले सपोर्ट बनाते हैं, उसके बाद ऊपर कोट करते हैं। जो ये जो मेम्ब्रेन हमने बनाई डिलेड डिमिक्सिंग से, इनका जब ये बनती हैं तो इनका इंटीग्रल पार्ट होता है ये जो स्किन लेयर है या ये जो डेंस लेयर है या इसको सिलेक्टिव लेयर डिफरेंट हम कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो वी नीड डिलेड डिमिक्सिंग, और अगर हमें सब लेयर ओपन चाहिए तो उसके लिए इंस्टेंटेनियस डिमिक्सिंग, वी नीड इवेपोरेशन एंड सो ऑन। और ये वो चीज है जो कि हम हमेशा, ये स्ट्रक्चर जब भी हमें आपके किसी मेम्ब्रेन के अंदर मिलेगा तो हम हमेशा उसको कहेंगे कि दिस इज नॉट अ गुड मेम्ब्रेन दैट यू मेड, बिकॉज इसके अंदर ये जो हमारे होते हैं pear like pores, these are called as macrovites, and these are formed because of abrupt exchange between कि water एकदम बहुत ज्यादा penetrate कर गया
पॉलीमर लीन फेजेस थे, कुछ जो सॉल्यूशन था वो इतना होमोजीनियस नहीं था, इतना अच्छा नहीं बना, जिसकी वजह से पॉलीमर लीन फेजेस बने, वाटर एब्रप्टली पास हुआ और इस तरह के स्पेसेस क्रिएट हुई। अब होगा ये कि ये जो मेम्ब्रेन है, जब 5 मिनट 10 मिनट 1 दिन 2 दिन ऑपरेट करेंगे तो ये जो वॉल्स हैं ये ब्रेक हो जाएंगी, पानी जो भी चीज पास कर रहे हैं उससे, और एज अ रिजल्ट हमारा फ्लक्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, सेपरेशन हमारी ड्रॉप हो जाएगी। गुड। कोई वो सवाल? हम्म। हाँ जी जी। हम्म। बिल्कुल। हाँ जी जी। इंटरेक्शन ज्यादा होगा, वो उसका इंटरेक्शन वाटर के साथ ज्यादा होगा ना, अब ये बात कर। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, देखो ऊपर ये प्रोसेस हो चुका होगा। ऊपर ऊपर हो चुका हो। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, ऊपर ये वाला पार्ट हो चुका हुआ है। अब वो जो सॉल्वेंट है, जो भी वोलेटाइल सॉल्वेंट है, अब वो बाकी सॉल्वेंट के साथ वो यहाँ पे मौजूद है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन मजीद कम हो चुकी हुई है। हाँ, अब वो अगर यहाँ पे सॉल्वेंट नॉन सॉल्वेंट के एक्सचेंज को इंक्रीज करता है तो स्टिल वो सब लेयर को ज्यादा पोरस बनाएगा, टॉप लेयर को इफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज जो वेपोरेशन हुई है वो टॉप लेयर पे हुई है ना, और जो बाकी जो सॉल्वेंट बचा है वो हमारे पास अब नीचे वाली लेयर के अंदर बचा है। और अगेन हम ये नहीं कह सकते कि वो क्योंकि ये इतना कम्प्लेक्स प्रोसेस है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, ऊपर बिल्कुल नॉन सॉल्वेंट ये टीएचएफ सारा चला गया और वो सारी सॉलिडिफिकेशन हो गई। वी कैन नॉट से इट वेरी क्लियरली कि 100% यही हो रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पे सेम पिक्चर देखेंगे तो उसको हम कोरिलेट उसी चीज से करेंगे। हाँ, कि ये जो चूंकि हम उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा कर रहे हैं, ये इस वजह से ये हो रहा है, ये एवेपोरेट हो रहा है और ये हो रहा है। लेकिन 100 जाहिर है बिल्कुल देर आर मेनी अदर थिंग्स दैट आर हैपनिंग, क्योंकि वो सारा एवेपोरेट भी नहीं हो रहा, वो वाटर के साथ टीएचएफ और तरह इमिसिबल होगा, जो दूसरा सॉल्वेंट है उसकी मिसिबिलिटी और तरह होगी। तो इट्स नहीं नहीं नहीं, पॉलीमर कॉन्सेंट्रेशन। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो तो पहली सबसे पहली चॉइस सॉल्वेंट नॉन सॉल्वेंट, जब तक वो ठीक नहीं है तो बाकी सारी चीजें तो वो सेकेंडरी है। सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो जिसके अंदर पॉलीमर की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा हो, नॉन सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो कि उस पॉलीमर के लिए बिल्कुल नॉन सॉल्वेंट हो। ओके, आगे चलें। जी जी। उड़ गया था वो तो फिर आपकी गलती थी ना। हाँ नहीं नहीं नहीं, देखो ना, जो ये जो कहना ना कि वो इतना ज्यादा चूंकि हो जाता है और वो उड़ जाता है ड्यूरिंग, ये ऑपरेशनल मिस्टेक है। क्योंकि अगर जो बॉट जिसमें हम जो कंटेनर है उसमें सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको अच्छी तरह उसके कैप को क्लोज करते हैं, उसको सील कर देते हैं पैराफिन से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेकिन ये है कि कुछ वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐसे होते हैं कि जब वो प्योर फॉर्म में होते हैं तो वो उस पॉलीमर में उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मे बी एक सॉल्वेंट 30-40% तक उसकी सॉल्युबिलिटी ठीक है, जब वो ज्यादा है तो वो सॉल्युबिलिटी में मसला कर रहा है। वोलेटिलिटी जो है ना वो हमारा
वो फिर है प्रॉब्लम है। ओके, इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन, ये एक मेथड है, आप में से कुछ लोग इसको यूज करते हो, कुछ लोग करोगे इन योर रिसर्च। दिस इज अ मेथड ऑफ मेकिंग व्हाट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स? एसिमेट्रिक नहीं, कंपोजिट मेम्ब्रेन। एसिमेट्रिक, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये मेम्ब्रेन एसिमेट्रिक या इंटीग्रली स्किन्ड मेम्ब्रेन है जो कि फेज इन्वर्जन से बनती है। तो इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन इज अ मेथड ऑफ मेकिंग कंपोजिट मेम्ब्रेन, जिसमें हम थिकनेस एज कंपेयर टू डिप कोटिंग हम मजीद रिड्यूस कर लेते हैं। हम ये इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन में हम ये करते हैं कि जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है इसके ऊपर हम कोटिंग नहीं करते हैं, हम पॉलीमराइजेशन इसके ऊपर करते हैं। मोनोमर्स पॉलीमराइजेशन कब होती है? जब मोनोमर्स आपस में रिएक्ट करते हैं या क्रॉस लिंक होते हैं और वो पॉलीमर बनाते हैं। हम इस तरह के मोनोमर्स लेते हैं जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर जब भी कांटेक्ट में आए, उनके दरमियान बहुत तेज रिएक्शन हो और वो पॉलीमर बना दें। ठीक है, उनको जब भी हम दोनों को मिलाएं अंडर सम मीडियम, तो वो तेजी से उनको मिक्स, जो ही मिक्स करें वो पॉलीमराइज हो जाए और वो पॉलीमर बना दें, जो कि आमतौर पे नहीं होता। मिसाल के तौर पे दो पॉलीमर्स हैं, मोनोमर्स हैं, जो कि हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। वन इज अ डायमीन, एम फेनाइलिन डायमीन या पी फेनाइलिन डायमीन, and the other is an acid chloride, which in this case is trimethyl chloride. ये डायमीन और ये एसिड क्लोराइड जब भी कांटेक्ट में आएगा एट रूम टेम्परेचर, दे विल रिएक्ट एंड मेक अ पॉलीमर। अब फिल्म हम कैसे बनाते हैं? इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस, और अभी हम देखेंगे इसको क्यों इंटरफेशियल कहा जाता है। सबसे पहले हम जो अमाइन है जिसकी सोलबिलिटी वाटर में बहुत ज्यादा है, इसका वाटर के अंदर हम सॉल्यूशन बनाते हैं, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन। फिर हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को एक जाहिर है जो सपोर्ट हमने फेज इन्वर्जन से बनाई होती है, हम इस सॉल्यूशन को इसके ऊपर कोट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, अमाइन का सॉल्यूशन बनाया इन वाटर, एक्वस सॉल्यूशन बनाया, और हमने अब अगेन ये एक लिक्विड फिल्म है, हाँ, लिक्विड कोट कर दिया हमने। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो ट्राइमेजाइल क्लोराइड है, जो हमारा दूसरा मोनोमर है, ये जो मोनोमर है इसकी वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी नेग्लिजिबल है, और ये जो अमाइन थी इसकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबिलिटी नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो ये जो एमपीडी है ये सिर्फ वाटर में सॉल्युबल होगा, और ये सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक हेक्सेन्स के अंदर, हेक्सेन हेप्टेन के अंदर, हाइड्रोकार्बन बेस्ड सॉल्यूशंस के अंदर। अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइमेजाइल है इसका हेक्सेन के अंदर जो सॉल्यूशन है उसको इसके ऊपर एक और लेयर कोट करेंगे। जब इनकी कोटिंग होगी तो क्या होगा कि इसमें से ये जो ट्राइमेजाइल क्लोराइड है इसकी वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है, ना होने के बराबर है। लेकिन यहाँ पे जो अमाइन है एमपीडी, एम फेनाइलिन डायमीन, इसकी हेक्सेन के अंदर कुछ सॉल्युबिलिटी है, हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल सॉल्युबिलिटी बट नॉट जीरो। तो ये जो साइड है अमाइन और ये ट्राइमेजाइल क्लोराइड की, इनका जो इंटरफेस है जहां पे ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पे अमाइन यहाँ से ऊपर की तरफ टीएमसी वाले फेस की तरफ डिफ्यूज करेगी, और दोनों आपस में एमपीडी और टीएमसी मिलेंगे एट रूम टेम्परेचर, और दोनों पॉलीमराइज हो जाएंगे और एक लेयर कोट हो जाएगी। यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे हेक्सेन, वाटर एंड हेक्सेन आर इमिसिबल विद ईच अदर। ठीक है, इमिसिबिलिटी की वजह से चूंकि वाटर और हेक्सेन, चूंकि ये दोनों इमिसिबल हैं, जब भी आप किसी कंटेनर में इनको रखोगे तो वाटर की अलग लेयर बन जाएगी, हेक्सेन की अलग लेयर, ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होते।
वाटर के अंदर अमाइन है और यहाँ पे हमारे पास ट्राइमेजाइल क्लोराइड है। लिक्विड्स आपस में मिक्स नहीं हो रहे, लेकिन ये जो मोनोमर्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक थिन लेयर बना रहे हैं। और ये जो रिएक्शन है ये इतना तेज होता है कि विदिन, जो स्टडीज की हैं लोगों ने, विदिन 20 सेकेंड्स ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है एंड इट इज सेल्फ इनहिबिटिंग रिएक्शन। अब आप खुद देखो ये जो लेयर है, हम क्यों कहते हैं कि इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन की वजह, जितनी दुनिया में आरओ की मेम्ब्रेन्स होती हैं वी से कि इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन से बनती हैं, डिप कोटिंग से क्यों नहीं बनती? बिकॉज जब ये एक लेयर बन जाती है दोनों मोनोमर्स रिएक्ट करने से, तो जो बाकी अब एमपीडी नीचे बचा हुआ है, इट कैन नॉट इंट्रूड इनटू द टीएमसी लेयर एंड मेक मोर polymerization and become and create more thicker layer. तो सिर्फ जितना ये जब लेयर है, बाउंड्री लेयर, इंटरफेस, सिर्फ वहां पे इन दोनों को मौका मिलता है आपस में रिएक्ट करने का। वहां पे मौका मिलने की वजह से इंटरफेस पे एक बहुत ही थिन 1 माइक्रोमीटर, 500 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर, आजकल लोग इतना कर रहे हैं कि वो लेस देन 10 नैनोमीटर की मेम्ब्रेन्स बना रहे हैं। ये हमारी एक स्टूडेंट थी किरण, उन्होंने एक मेम्ब्रेन्स बना के उनको टेस्ट किया एंड देन वी फाउंड आउट के ये नीचे सपोर्ट है, उसके ऊपर ये वाला प्रोसेस उन्होंने किया, ये टॉप लेयर बनी, और जब हमने इसको सेम के अंदर देखा तो वी फाउंड आउट कि इट इज 650 नैनोमीटर के 1 माइक्रोमीटर जो कि एक आइडियल मेम्ब्रेन होती है उससे भी ये 4 टाइम्स इसकी थिकनेस कम थी। और ये जी जी नहीं 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 नहीं, इसको ये जो एक्सेस है, अभी वो देखते हैं हम, एक ना छोटी सी क्लिप। अच्छा, अब ये देखो ये प्रोसेस है। हाँ, ये हमारी लैब में भी इसी तरह का सेटअप है। सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम जो मेम्ब्रेन है, ये जो सपोर्ट हमने फेज इन्वर्जन से बनाई हुई है, हम इसको लेते हैं और एक फ्रेम के ऊपर हम इसको प्लेस कर देते हैं किसी एडहेसिव से। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्या होगा पहला स्टेप, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमाइन, हम उसको इसके ऊपर कोट करते हैं और इसको हम पूरा इसके ऊपर फैला देते हैं। जो एक्सेस है जो आप बात कर रही थी, उसको हम एक किसी रोलर से, टिश्यू से हम रिमूव कर देते हैं। फिर हम ऑर्गेनिक सोल्यूशन लेते हैं, ट्राइमेजाइल क्लोराइड का इन हेक्सेन, और हम नीचे अमाइन है, ऊपर हेक्सेन वाला सोल्यूशन है, ये दोनों इंटरफेस पे रिएक्ट करते हैं। और ये अच्छा, यहाँ पे हमें ये करना चाहिए नॉर्मली कि जब ये मेम्ब्रेन बन जाए तो हमें इसको वाटर में और हेक्सेन में इसको वॉश करना चाहिए, कि मेम्ब्रेन बनाने के बाद थोड़ी देर आपने उसको वाटर से गुजार लिया और थोड़ी देर उसको हमने हेक्सेन से गुजार लिया, ताकि जो एक्सेस वाटर और हेक्सेन है वो वॉश अवे हो जाए। बिकॉज हीटिंग भी ठीक है, क्योंकि हेक्सेन बड़ा वॉलेटाइल होता है, तो जब आप इसको हीट करते हो तो एवेपोरेट हो जाता है। अच्छा, वो हीटिंग क्यों करते हैं वो भी so coating aqueous solution, coating organic solution, and then we provide some sort of heat treatment, उसको 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 70, 90 डिग्री तक हम हीट करते हैं, ताकि ये जो रिएक्शन है ये पूरी तरह भी मेक श्योर कि दोनों मोनोमर्स क्रॉस लिंक कर चुके हैं, पॉलीमराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, रिएक्शन कंप्लीट हो चुका हुआ है। और हीटिंग की वजह से क्या होता है, जहाँ पे जो हेक्सेन बच चुकी होती है वो भी मूव आउट करती है, और जब भी किसी मटेरियल को आप हीट करते हो तो उसकी एनीलिंग होती है। एनीलिंग होने की वजह से रिजिडिटी आती है, जो गैप्स, डिफेक्ट्स, होल्स रह जाते हैं वो होल्स रिमूव हो जाते हैं, और जो दो चीजें हैं पॉलीमर पॉलीमर के साथ मजीद फ्यूज कर जाता है। एज अ रिजल्ट हमारी क्या बेहतर हो जाती है मेम्ब्रेन परफॉर्मेंस में, सिलेक्टिविटी, रिजेक्शन। हाँ, क्योंकि अगर आप हीटिंग ना करो तो इट माइट बी कि हमारी कहीं पे गैप्स रह जाएं, थोड़ा ओपन स्ट्रक्चर हो, जिसकी वजह से परमिबिलिटी तो बहुत ज्यादा होती है
लेकिन रिजेक्शन जो है वो ड्रॉप हो जाती है। तो ये जो स्टेप है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने स्टडीज करके देखा है कि हीट ट्रीटमेंट के बगैर अगर आप मेम्ब्रेन बनाएं तो उसकी रिजेक्शन कम होती है। ये वो प्रोसेस है। सो वी हैव secondary amine and we have a acid chloride that react to form a polymer, और इस polymer को हम क्या कहते हैं? It is a polyamide। amide bond आपको नजर आ रहा है? poly, ठीक है। polyamide एक और polymer है जिसके अंदर amide बॉन्ड होता है। इसको हम यूज करते हैं अक्सर यहाँ पे सॉल्यूशंस में। तो सेम प्रोसेस है कि we take a support, we dip it with the reactant A which is amine, then we coat a layer of reactant B that is acid chloride, दोनों इंटरफेस पे रिएक्ट करते हैं और एक थिन लेयर कंपोजिट मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है। What are the factors that affects morphology? इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जो मेन जो चीजें हैं जो कि मेम्ब्रेन की थिकनेस को कंट्रोल करती हैं, मेम्ब्रेन की मॉर्फोलॉजी को कंट्रोल करती हैं, वो है कंसंट्रेशन ऑफ मोनोमर। ये जो अमाइन का सॉल्यूशन था और जो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन था, इसमें एमपीडी और टीएमसी की कंसंट्रेशन क्या है? बिकॉज दोनों ने डिफ्यूज करना है और इंटरफेस पे आके रिएक्ट करना है। व्हाट आर द पोस्ट ट्रीटमेंट कंडीशंस? हम हीटिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे, किस टेम्परेचर पे कर रहे हैं? What are the characteristics of supports? जब भी हम कंपोजिट मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो ये जो सपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अली का पूरा डॉक्टोरल वर्क है वो इसी चीज के ऊपर है कि ये जो सपोर्ट और जो टॉप लेयर है इनकी इंटरेक्शन को स्टडी किया करें हम और इनको बेहतर से बेहतर बनाएं। इसमें ही may बी प्रपोजिंग कि हम एक थर्ड लेयर जिसको इंटर लेयर कह रहे हैं हम ये बनाने की कोशिश करें। ठीक है, किसी नैनो मटेरियल की, कार्बन नैनो ट्यूब की, ग्राफीन की, मैगजीन्स की। तो और ये अली हम क्यों करना चाह रहे हैं? इंटरलेट से क्या फायदा होता है? हम्म, उसकी रफनेस, बिल्कुल। यानी कि इस सपोर्ट के बजाय अब ये चीज है जो कि ऊपर से ऊपर के साथ कांटेक्ट करेगी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, यस। हम इस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं, है ना, कि जो एक्व सोल्यूशन है वो अंदर ना चला जाए सपोर्ट। तो व्हाट वी वांट कि हम एक हाउ अबाउट कि हम एक लेयर यहाँ पे बैरियर बना दें और फिर उसके ऊपर जो है वो पॉलीमराइजेशन हो। और इन एडिशन टू दिस हम ये कर रहे हैं कि ये जो इंटर लेयर है ये भी सिलेक्टिव होगी, है ना, वो कार्बन नैनो ट्यूब्स की, मॉफ्स की या इन मटेरियल्स की होगी, ये भी सेपरेशन और परमेबिलिटी में हेल्प करेंगे। इटसेल्फ एक मेम्ब्रेन, बिल्कुल एक मेम्ब्रेन होगी। तो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। इसी तरह इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन पे हमने काफी काम किया हुआ है। एक जो स्टूडेंट है हैदर भी यही कर रहा है। हैदर जो है वो भी यही कर रहा है ना। हैदर और फरवा एक स्टूडेंट थी, वो उन्होंने क्या, वो ये कर रहे हैं कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट्स हैं हम ग्रीन मेम्ब्रेन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वाटर इज अ ग्रीन सॉल्वेंट, लेकिन इज हेक्सेन अ ग्रीन सॉल्वेंट? नो, इट इज वेरी वोलेटाइल, वेरी काइंड ऑफ डेंजरस सॉल्वेंट और हेल्थ हैजर्ड्स इसके बहुत ज्यादा हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं हम हेक्सेन के बजाय कोई ग्रीन सॉल्वेंट यूज करें। डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट, आप लोगों ने, जिन लोगों ने कल कॉन्फ्रेंस उसमें कोई टॉक थी शायद, है ना, तो डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट्स वो सॉल्वेंट्स होते हैं जिसमें हम नेचुरल ओरिजिन से प्रिकर्सर्स को लेके हम लिक्विड्स बनाते हैं। जकावत नहीं, पलवशा आपका काम है ना डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट्स की, आप डीएफटी कर रही हो। तो व्हाट वी आर थिंकिंग कि हाउ अबाउट कि हम हेक्सेन को रिप्लेस करें। आज तक ये किसी ने नहीं किया,
और लेकिन सो फार वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। हम हेक्सेन को रिप्लेस कर रहे हैं ग्रीन सॉल्वेंट से, जिसको हम डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट का नाम देते हैं, और ये सारा प्रोसेस दोबारा करके देख रहे हैं। और जाहिर है चूंकि ये दुनिया में पहली मर्तबा हो रहा है, तो जो जो लोगों ने हेक्सेन के साथ काम किया हुआ है, मोनोमर कॉन्सेंट्रेशन, पोस्ट ट्रीटमेंट, हम उस सारी चीजों को कंपेयर करके देख रहे हैं कि हेक्सेन की रिजेक्शन इतनी आई, डीईएस की कितनी आई, हेक्सेन में कॉन्सेंट्रेशंस ये थी, हर चीज को वी आर ट्राइंग टू क्रॉस वेरीफाई। कोई क्वेश्चन अबाउट इट? बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि हम एक टेबल आप समझ लो, जब भी कोई रिजल्ट आता है तो एक मेम्ब्रेन जो कन्वेंशनल हेक्सेन से बनी हुई है और एक डीईएस से, तो हर चीज को हम उसके साथ कंपैरिजंस कर रहे हैं और वी आर ट्राइंग टू सी, और सो फार बड़े अच्छे हमें काफी कंपैरेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। तकरीबन थोड़े से कम है, जो कि अंडरस्टैंडेबल है, जब भी आप एक बिल्कुल रिप्लेस कर दोगे एक चीज जो कि डेकेड से चल रही है, लेकिन स्टिल इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसी तरह कुछ लोग अब ये भी कर रहे हैं, ये तो क्लासिकल मोनोमर्स हैं, जो कि आपको जब भी आप थिन, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं थिन फिल्म कंपोजिट मेम्ब्रेन। डिप कोटिंग वाली मेम्ब्रेन को भी थिन फिल्म कहते हैं, लेकिन चूंकि इसमें बिल्कुल थिन लेयर जनरेट होती है, तो जब हम थिन फिल्म कंपोजिट मेम्ब्रेन का नाम लेंगे तो उससे ये आपका मुराद होगी कि इट इज अ मेम्ब्रेन मेड बाय इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन, ठीक है, थिन फिल्म कंपोजिट मेम्ब्रेन। और यस यस, थिन फिल्म नैनो कंपोजिट। नैनो कंपोजिट का मतलब ये है कि विद इन अ मिनट इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हाउ अबाउट कि हमने सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद अमाइन को कोट किया, और ये जो ऊपर है टीएमसी वाली और हेक्सेन वाली लेयर, हाउ अबाउट इसके अंदर हम कोई नैनो मटेरियल ऐड, नैनो पार्टिकल ऐड कर लें, सिलिका, जियोलाइट, मॉफ, तो क्या होगा, ये जो नैनो पार्टिकल हैं ये भी इस इंटरफेस के अंदर आके कुछ ना कुछ आ जाएंगे। एज अ रिजल्ट हमारी जो मेम्ब्रेन बनेगी वो इसके अंदर नैनो पार्टिकल्स होंगे। इस मेम्ब्रेन को कहते हैं थिन फिल्म, यहाँ पे कंपोजिट थी, ये नैनो कंपोजिट मेम्ब्रेन टीएफएन। हाँ, सिर्फ ये इसकी एक ट्रिक ये है कि ये जो नैनो पार्टिकल है हमने देखना है कि इसकी डिस्पर्शन हाइड्रोफिलिक वाटर में ज्यादा है या ऑर्गेनिक में ज्यादा। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे नैनो पार्टिकल होते हैं, आप पानी में डालते हो या तो वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं या वो नीचे जाके बैठ जाते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालते हो वो पूरी अच्छी तरह सस्पेंड हो जाते हैं। तो दिस इज द ओनली थिंग दैट वी सी। हम इसको यहाँ भी डाल सकते हैं और यहाँ भी डाल सकते हैं। कोई क्वेश्चन? दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, समझ आई सबको? वेरी गुड। और फिर हम आज के असाइनमेंट की बात करते हैं। आपके ख्याल में आज की क्या असाइनमेंट होनी चाहिए? आज की 2 असाइनमेंट्स हैं। हाँ, जो बिल्कुल बिल्कुल, ये पहले वाला तो एक आपने ऐसा पेपर ढूंढना है जिसमें थिन फिल्म कंपोजिट मेम्ब्रेन बनी हो, और उन्होंने ये जो पैरामीटर्स मैंने आपको दिखाए, एक तो मैं आपको ये एग्जांपल दे देता हूँ, उन्होंने इन चीजों को चेंज करके देखा हो कि इससे क्या इफेक्ट होता है। मोनोमर कॉन्सेंट्रेशन, एमपीडी कम ज्यादा करके देखा हो, रिएक्शन टाइम कहीं पे 20 सेकेंड, कहीं पे 60 सेकेंड, कहीं पे 2 मिनट, सपोर्ट जिस तरह इंटरलेयर वाली है आपकी, तो वही असाइनमेंट ऐसे हो सकती है। लेकिन इंटरफेशियल नहीं, वो डिप कोटिंग ना, हाँ वो एक डिप कोटिंग का हो जाएगा और एक इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन का। तो सीधी सीधी ना बनी हो उसमें, जाहिर है कोई वेरिएशन की हो। इवन कि आप ये भी कर सकते हो एक, अब ये लेकिन सारे ना करना, आप में से कोई एक ग्रुप, एक ये अगर आप कीवर्ड सर्च करो ना, एक ऑथर है रिया, और इसके साथ आप प्लस करके ना
ईवो वेन टेलीकॉम, ये इनका नाम अगर आप सर्च करो ना, तो ये जो पीएचडी स्टूडेंट है, इन्होंने ये किया था कि इनको चेंज किया था। इसकी जगह कोई और मोनोमर यूज किए थे। एपॉक्सी आपको पता है, ग्लूज होती है ना, रेजिन्स होते हैं। तो इन्होंने, बेशक हेरा आपके वाला जो ग्रुप है ये कर ले, क्योंकि आपकी पॉलीमर की बैकग्राउंड है, तो इन्होंने ये किया, इन्होंने एमपीडी और टीएमसी के बजाय एपॉक्सी को एज अ मोनोमर यूज किया और मेम्ब्रेन बनाने की कोशिश की। और ये पेपर जरूर प्रेजेंट करना है, बिकॉज शी वन बेस्ट पेपर अवार्ड इन बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड इन यूरो मेम्ब्रेन, जो यूरोप की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है। तो जरूर वी वुड लाइक टू सी के व्हाट शी डिड और एंड हाउ शी वाज सक्सेसफुल। और जो दूसरी असाइनमेंट है, एक तो ये हो गई, दूसरी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपने ऐसा कोई पेपर ढूंढना है जिसमें फेज इन्वर्जन के ऊपर हो और उसमें इन्होंने इन कंडीशंस को चेंज करके देखा हो कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है मेम्ब्रेन का। मेम्ब्रेन इंस्टेंटेनियस होती है, डिलेड होती है, कोई से पैरामीटर्स। हाँ, और जाहिर है वो जिस तरह मैं आपको दिखाता गया आज कि कंडीशन चेंज हुई, उससे मेम्ब्रेन मॉर्फोलॉजी कैसे चेंज हुई और उसके साथ रिजल्ट। सिर्फ आपने यही करना है कि कैसे सेम चेंज हुई और कैसे परमेबिलिटी और रिजेक्शन चेंज हुई। ठीक है, तो हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप लोगों ने पहले तो नहीं बनाया हुआ ग्रुप? क्या कर रहे हो अभी तक? है, करो करो सारे अपना। इतना मैं अगर इतनी एफर्ट कर रहा हूँ तो मुझे वो नजर आनी चाहिए दूसरी साइड से भी, कि ये ना हो कि बड़ी वो नॉट वेरी इंप्रेसिव प्रेजेंटेशंस हो। ठीक है, एफर्ट अच्छी नजर आनी चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इन सारी चीजों का। तो ये जितनी भी असाइनमेंट्स ये सारे ग्रुप्स ने करनी है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, हम लेट्स से नेक्स्ट ट्यूसडे तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना, हमारे पास 2 लेक्चर और रह गए, मंडे को और ट्यूसडे को। तो उसके बाद फिर हम वेंसडे थर्सडे को वो पिशावर वाली कॉन्फ्रेंस है, तो नेक्स्ट फ्राइडे को मुझे लग रहा है हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएंगे। फ्राइडे को कर लेंगे और मंडे ट्यूसडे को 3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, और मंडे को हम सुबह जल्दी स्टार्ट करेंगे। कितने बजे करें? सारे कितने बजे तक पहुंच सकते हैं? 10, साढ़े, चलो 10:30 कर लेते हैं। ठीक है, 10:30 करते हैं, क्योंकि आफ्टरनून में मेरी एक मीटिंग है। तो मंडे को मेरा प्लान ये है कि हम प्रोसेसेस सारे कवर करेंगे, गैस सेपरेशन, परवेपरेशन जो आप लोग कर रहे हो, माइक्रो अल्ट्रा नैनो फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस और फॉरवर्ड ऑस्मोसिस जो हम इस लैब में करते हैं। और ट्यूसडे को हम फिर फाइनल वाइंड अप करेंगे मॉड्यूल्स और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। प्रैक्टिकली भी देखेंगे जो हमारे साथ कैसे तो मतलब लैब में, हाँ, एंड पे कर लेंगे एक लैब का, एक एक चीज का थोड़ा कर लेंगे डिस्कस। एक आपकी ना, यानी कि मंडे की मेरे ख्याल में बस अब आपकी एक और असाइनमेंट रह गई, जो कि बड़ी लास्ट होगी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। ओके, हाँ, 3 अभी तक क्यों नहीं बनाए ग्रुप आप लोगों ने? बना लिया 2? अच्छा, चलो